भारत की राजनीति में भाषणों का स्तर 10वीं कक्षा की चल दमयंती चल वैजयंती वाद विवाद प्रतियोगिता से ऊपर नहीं उठ सकता है। चल दमयंती चल वैजयंती वाद विवाद प्रतियोगिता में ट्रॉफी एक ही होती है, विजेता कोई भी हो मिलेगी वही ट्रॉफी। अगर आप बीच में संस्कृत के श्लोक पढ़ दें, ना खुद मतलब पता हो ना जनता के बीच अधिकतर को पता हो, तब आपके पांडित्य का प्रभाव दीर्घकालिक पड़ता है। पांडित्य का प्रभाव अगर बढ़ाना है तो अर्थ की तरफ कम, ध्वनि की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। आग्रह है कि टीवी की आवाज बढ़ा लें। मैं वेट कर रहा हूं, बढ़ा लीजिए। जब जनता अपनी नागरिकता छोड़ भक्ति में लीन हो जाए तो उसे जनता नहीं जजमान कहना चाहिए। तो कथा शुरू हो चुकी है जजमान। बात उन दिनों की है जब बयानों की आंधियां चला करती थीं। कल्पनाओं के पत्ते जमीन पर गिरने से पहले आसमान तक उड़ आया करते थे। अखबारों और चैनलों की सुर्खियों का मोटापा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूबे छात्रों की बारीक नज़रों से भी ओझल हो चुका था। नज़दीक का चश्मा पहनने वाले हे जजमान डबल डिजिट ग्रोथ के सपनों में संलिप्त हो चुके थे। बीच बीच में संस्कृत निष्ठ शब्द बोलने से आपका वक्तृत्व यानी वक्ता होने के कौशल में 36 गुणों का निखार आता है। इससे संस्कृत का विकास तो नहीं होता मगर वक्ता का विकास हो जाता है। तो जजमान कहानी इस भूमिका से आगे की है। प्रगतिशील प्रखर विवेकशील दूरदृष्टा पीयूष गोयल नामक मंत्री के उन बयानों को पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक में देखने की उत्सुकता मन मस्तिष्क में कोलाहल कर रही है। 18 जून 2018 को पीयूष गोयल का यह बयान पाठकों ने पढ़ा ही होगा कि 2019 की आखिरी तिमाही में जीडीपी की दर 10% हो जाएगी। 10% यानी डबल डिजिट युग्मित संख्या के विकास दर से युग परिवर्तन की आहट का अंदाजा मंत्री जी को जून 2018 में ही हो गया था। जब 2019 शुरू हो गया तो पाठकों ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी के 7.5% रहने की उम्मीद है। बयानों में ही हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद और अंग्रेजी में जीडीपी 2.5% कम हो गई। 2019 की आखिरी तिमाही में किसी ने 10% वाली जीडीपी नहीं देखी। ना ही मंत्री जी ने कहा कि उनका अनुमान गलत क्यों निकला। 2020 की जीडीपी भी 7.5% नहीं रही, 4.2% आ गई। प्रश्न यथोचित है कि इन बयानों से पहले किन तथ्यों का पूर्वालोकन किया जाता है। ऐसी हिंदी जरूरी है ताकि जनमानस पर आपका गहरा प्रभाव पड़े। वक्ताहीन नेतृत्व से वंचित नेता और समाज को लगे कि वक्ता आ गया है। कल्पनाएं पत्तों की तरह उड़ रही हैं, आंधियों की पीठ पर सवार हवाएं सीटियां बजा रही हैं। 2 जून को आंग्ल भाषिक समाचार पत्र में मंत्री जी कह रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि कोविड का असर कुछ भी नहीं होगा, भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर लेगी। याद दिलाया ताकि पता चले कि पीयूष गोयल जीडीपी पर बोलते रहे हैं, ताकि आप यह न समझें कि -24% जीडीपी पर बोलना उनका काम नहीं है। नाउ लेट्स फील द साइलेंस। अब टीवी की आवाज कम कर लीजिए। जीडीपी गिरती रहती है, बढ़ती रहती है, परंतु ऐसा भी क्या कि सिर्फ चढ़ने की संभावनाओं पर ही बयान हो, जब गिर जाए तो चुप्पियों का मैदान हो। चपल चंचल चीखत चिल्लाहट एंकरिंग युग में अर्थतंत्र की नित घबराहट की कथा कैसे कहूं प्रभुवर जजमान। नोटबंदी के समय जीडीपी को लेकर क्या कहा गया था। 4 दिसंबर 2016 को पीयूष गोयल का ट्वीट है कि नोटबंदी का असर जीडीपी के ग्रोथ में दिखेगा। अगले दिन फिर ट्वीट करते हैं कि नोटबंदी से नकदी लेन देन बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी। 2017-18 की तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% हो गई थी। तब पीयूष गोयल ने ट्वीट किया था कि इंडिया ऑन फास्ट ट्रैक हैशटैग 2018-19 की पहली तिमाही में जीडीपी 8.2% हो गई थी। पीयूष गोयल ने हैशटैग लगाया था न्यू इंडिया न्यू मोमेंटम।
1 सितंबर 2018 अंग्रेजी के इस ट्वीट में कहा गया है कि एलिफेंट स्टार्ट्स रनिंग, Q1 GDP ग्रोथ सोर्स टू 9 क्वार्टर हाई ऑफ 8.2%, यानी हाथी ने दौड़ना शुरू कर दिया है। 1 फरवरी 2019 को बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जाने लगा है। 10 सितंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अच्छा बयान दिया कि जीडीपी का गिरना और चढ़ना विकास का हिस्सा है, पार्ट ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो मैं यथोचित प्रश्न कर रहा हूं कि अभी जब -24% हुई है तो कम से कम बोलना चाहिए जिससे लगे कि गिरना भी उसी विकास का हिस्सा है। 1 फरवरी 2020 को बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जो ट्रेंड है उन्हें देखते हुए हमने वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी की अनुमानित नॉमिनल ग्रोथ 10% आंकी है। 28 दिन बाद कहती हैं तीसरे क्वार्टर की 4.7% की विकास दर का मतलब है कि इकोनॉमी में दम है, हम वापस युग्मित संख्या अर्थात डबल डिजिट का ग्रोथ पालेंगे। लेकिन इन चुप्पियों के पीछे की बात समझ नहीं आ रही है। हम समझते हैं कि राष्ट्रभक्ति के सामने रोजगार का मुद्दा चिनिया बादाम का मुद्दा है जिसे लोग आधा खाते हैं आधा गिरा देते हैं। बट देन दे नीड सम अश्योरेंस कि जो परीक्षा दी है उसकी नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्यों नहीं मिल रही है। अभी आपने देखा कि लाखों की संख्या में मां भारती की संतानें ट्विटर पर ट्वीट करती रहीं कि रेलवे की जो परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ गए हैं, सहायक लोको पायलट की, उसकी ज्वाइनिंग का संकल्प हो जाए। द रेवोल्यूशन वॉज ट्वीटेड। मंत्री जी ने संकल्प पत्रक पर पुष्प अक्षत तो दूर बयान तक नहीं दिया कि चिंता ना करो मां भारती की संतानों, हमारे रहते ज्वाइनिंग हर हाल में होगी। उन्हीं का एक पुराना बयान था संसद में कि उनकी सरकार के रहते रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा के फॉर्म भरकर अपनी बेरोजगारी का हरण करने का प्रण लिए बैठे नौजवान मंत्री जी से परीक्षा की एक तारीख की घोषणा ना प्राप्त कर सके। ट्विटर पर भारत के नौजवानों की इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई थी। जिस ट्विटर और फेसबुक से न जाने कितनी चुनावी जीतों को मैनेज किया गया दुनिया में, उस ट्विटर पर अपनी हार को भारत की यह जवानी अपनी कहानी कहां लिखेगी। प्रियंका गांधी की ट्वीटरत राजनीति भी इनकी हताशाओं के शोर में खो जाती है। राष्ट्र की प्रगति के लिए उन्मुख छात्र विमुख रह जाते हैं, डर से लाइक बटन पर हाथ ना लगाते हैं कि कहीं निष्ठा पर प्रश्न ना हो जाए। पराजित युवाओं के लिए क्रांति फिल्म के गाने की एक पंक्ति प्रेरणादायक हो सकती है, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। प्यार का सुंदर गाना ही इंसान को सुंदर बनाता है। यू नो व्हाट आई मीन। हम सभी छात्रों ने अभी 1 सितंबर को ग्रैंड ट्विटर कैंपेन आयोजित किया था एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर के रिजल्ट के जो पेंडिंग पड़ा है पिछले 8 महीनों से उसकी तारीखों के लिए, और ये ट्विटर कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उसी शाम को एसएससी के द्वारा हमें यह सूचित किया गया कि एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 का रिजल्ट 4 अक्टूबर को आ जाएगा। परंतु हालांकि वह ट्विटर कैंपेन जो उसका उद्देश्य था उसकी पूर्ति करने में वह सफल रहा, परंतु इसके अतिरिक्त छात्रों की एसएससी से कई सारी मांगें अभी भी शेष हैं, जैसे रैंक लिस्ट का मुद्दा, जैसे वेटिंग लिस्ट का मुद्दा, तथा एसएससी में एक ऐसी अथॉरिटी हो जिसके द्वारा छात्र अपनी समस्याएं, अपनी ग्रीवेंसेस डायरेक्टली उस अथॉरिटी तक रख पाएँ और एसएससी उनको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर सके। बच्चा एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बाद इंतज़ार करता रहता है कि कब मेरी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो इसको सॉल्व करने का एक प्रयास है वो है आपका स्पीकअप कैंपेन, और इसके थ्रू ये मांग की जा रही है कि परीक्षा व्यवस्था में इस तरह का सुधार किया जाए कि समयबद्ध तरीके से परीक्षा हो, और अगर समयबद्ध तरीके से परीक्षा नहीं हो रही है तो जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए, ताकि एक इंटेंट दिखे सरकार का कि बच्चों को वाकई में सरकारी नौकरियां देनी है और वो इस एग्जाम्स की मन से तैयारी करें, ना कि इस पे चिंतित रहें कि हमारा कितने साल बाद ज्वाइनिंग होगा। अतः ट्विटर पर युवाओं का ट्रेंड आंदोलन फेल ही कहा जा सकता है। ट्विटर पर जन कल्याण हेतु सर्वसुलभ मंत्री जी ने बयान नहीं दिया। छात्र आ से आश्वासन ना पाकर ह से हताश हुए होंगे। सहायक लोको पायलट की भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 में निकला था, आज तक भर्ती पूरी नहीं हुई, ज्वाइनिंग नहीं हुई।
अप्रैल 2019 में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का फॉर्म भरकर छात्र बैठे हैं, तब से कुछ तो कहना चाहिए मंत्री जी को, है कि नहीं? अब आपको फिर से फ्लैशबैक में ले चलता हूं, जिसे हिंदी में पूर्व दीप्ति कहते हैं। वंस अपॉन ए टाइम साल 2017 का था, महीना अक्टूबर का। मंत्री जी ने कहा था कि रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां बन जाएंगी। उस दिशा में काम कर रहे हैं। 10 लाख, इधर 1 लाख की भर्ती का पता नहीं। बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि रेलवे में भले सीधे तौर पर ना मिले इतनी नौकरियां, लेकिन रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। रेलवे में होने वाली सीधी भर्ती का तो हिसाब दे ही सकते थे मंत्री जो थे। विदित है कि अगले 1 साल के लिए रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। कौन यह प्रश्न पूछे कि हम कैसे जांचें कि रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख में से कितनी नौकरियां बनी हैं? या ये बयान भी जीडीपी वाला बयान की तरह था? रेलवे के अफसर और कर्मचारी प्राइम टाइम कहीं छिपकर तो नहीं देखते हैं? आई मीन जस्ट आस्किंग बडी, डोंट वरी, आई कैन सी द टाइम वी आर लिविंग इन। संस्कृत तत्सम हिंदी, हिंदी उर्दू और अंग्रेजी का लुत्फ एक प्राइम टाइम में। माय माय, बचा ही क्या है देखने को, और देखकर करना भी क्या है। कथा आगे बढ़ रही है। जजमान नागरिक अब जजमान ही तो हैं, अब जनार्दन नहीं रहे। ऐसी सूत्र पंक्तियां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को जीवन बिताने के बाद मिलती हैं। मैं अपनी तारीफ में क्या ही कहूं। आखिर जीडीपी पर बयान क्यों नहीं आए? ऐसा तो नहीं कि जीडीपी कभी नहीं बढ़ेगी, और अगर बढ़ गई तब भी मंत्रीगण चुप रहेंगे आज की तरह। लोकहित का कार्य बड़ा कठिन है, डगर है न पनघट है। इन पंक्तियों के भावार्थ 20 साल बाद आने वाले युग के लिए संरक्षित हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सी हिंदी बोल रहा हूं। यही वो हिंदी है जिसे बोलकर 10वीं क्लास में छात्र पुरस्कार प्राप्त करता है और चुनावों में विद्वता का अलंकार पाता है। स्कूलों और कॉलेजों के हिंदी विभागों द्वारा गढ़ी गई भारत के मानस की यही वाचन और भाषण आधुनिक शैली है। आइए प्रस्थान करते हैं, यानी कैमरा अब एंकर के श्रीमुख से विमुख होता है। गाजियाबाद चलता है, रात्रि का प्रहर है। अभिभावकों ने जागने का प्रण किया है। प्रदर्शन का कारण समझा जा सकता है। मुझे ज्ञात नहीं कि मच्छरों से बचने के लिए यहाँ गुड नाइट लगा था या नहीं, मगर इन अभिभावकों के लिए गुड नाइट ही नहीं हुई। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन और जिले के समस्त अभिभावक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। समस्त तो नहीं दिखाई देते, मगर जो अंश है उसी से कथा आगे बढ़ाता हूँ। इनका कहना है कि तालाबंदी के समय 3 महीने की फीस माफ हो। जिले के निजी स्कूलों की फीस अधिनियम 2018 के अनुसार बैलेंस शीट जांच कर फीस का निर्धारण हो। सीमा त्यागी साधना सिंह, भारती शर्मा नेतृत्व कर रही हैं। प्रश्न पूछा कि किस कारण से फीस माफी के लिए दधीची ऋषि की तरह हड्डी गलाने का संकल्प हुआ है, तो बताया गया कि बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कईयों के घर के सामान बिक गए हैं। सुनकर मन आहत हुआ। फिर सोचा कि जनता सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज से मुक्ति पा चुकी है, तो फिर इस आहत मन का बोझ कंधे पर कहाँ रखूं? जगह भी बहुत कम बची है। मैं पेरेंट्स हूँ। अभी तो 3 महीने काम नहीं होने की वजह से जो है तो हमारी एक तो नौकरी चली गई, दूसरा जो है तो खाने पीने की तंगी आ गई। तो हमने जो है तो घर के जो है तो जेवर भी बेच दी है। अब फीस के लिए जो है तो परेशान किया जा रहा है। तो जब खाने को नहीं है तो फीस कहाँ से भरेंगे? मेरी नौकरी छूट चुकी है और मैंने इसकी एप्लीकेशन भी स्कूल में दी थी कि मैं अभी फीस जमा करना इस वक्त, क्योंकि मेरी नौकरी छूट चुकी है। अब नौकरी मेरी छूट चुकी है तो मैं कहाँ से फीस जमा करूँगा स्कूल में? अगर मैं घर का सामान बेचूँ, अपने घर की चीज़ें बेचूँ, तब जाके स्कूल की फीस जमा करूँ। स्कूल के माफियाओं के द्वारा शिक्षा को लेकर शोषण किया जा रहा है। टीचर्स का, अभिभावकों का फीस को लेके, क्लासेस ना लेके, ज़्यादा फीस लेके और टीचर्स को गलत तरीके से निकाला जा रहा है, जो कि फाउंडर टीचर्स हैं। यहाँ के शिक्षा माफिया जबरदस्ती गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं, हम लोगों से गुंडागर्दी कर रहे हैं और हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि आप पूरा फीस जमा करिए। जिनकी नौकरी गई है उनकी जांच कर उन्हें फीस में राहत मिलनी चाहिए, जिनकी नहीं गई है उन्हें फीस देनी चाहिए। ये मेरा मत है, वरना शिक्षकों को भी वेतन नहीं मिलेगा। वैसे शिक्षकों को उन स्कूलों में भी वेतन नहीं मिल रहा जहां के अभिभावक फीस दे रहे हैं। जनता को जजमान कहना एक युगांतकारी सूत्र का प्रतिपादन करना है।
जब जनता जजमान हो जाती है तो उसका मतलब है जजमान से लिया जाएगा, जजमान को दिया नहीं जाता है। इतना तो आप समझते होंगे। जजमानी सिस्टम के बारे में भी बताना पड़ेगा। एंकर को प्रोफेसर सुमित सरकार समझने की भूल ना करें। क्या ही तो शानदार टीचर थे, कमाल के मेरे टीचर थे। एनीवे, एक अंबेडकरवादी चिंतक इसकी जो यादगार व्याख्या करेगा जजमानी सिस्टम का, वैसा साहस और आनंद आपको यहां नहीं मिलेगा। 20 लाख करोड़ का स्मार्ट पैकेज, हेडलाइनों में इसे ऐसे छापा गया जैसे देखने वाला अपना नाम भूल जाए मगर ये ना भूले। डू यू रिमेंबर? आखिर 20 लाख करोड़ के पैकेज से क्या हुआ कि कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है। छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के संगठनों ने कई बार कहा कि इस पैकेज से उन्हें कोई लाभ नहीं। इस सेक्टर में करोड़ों की संख्या में इकाइयां हैं। कम से कम इस 20 लाख करोड़ के पैकेज की कसम उठाते हुए जीडीपी पर बयान आ सकते हैं। लेकिन यहां तो राज्यों से कह दिया गया है कि जीएसटी का हिस्सा नहीं मिलेगा, आप कर्ज ले लीजिए, जीएसटी की वसूली भी कम है। आखिर ये 20 लाख करोड़ गया कहां? 115 दिन हो गए। 12 मई को पीएम ने घोषणा की थी। जीडीपी विकास का राजनीतिक सिंबल है। पूरी दुनिया में मंदी है। कई देशों में सरकारों ने माना है कि मंदी है, रिसेशन है। भारत में कोई बयान ही नहीं है। विगत वर्ष यानी लास्ट ईयर अगस्त में कॉरपोरेट को टैक्स छूट दी गई कि उनके पास पैसा आए, वे निवेश करें, नौकरियां बने। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वह छूट वापस ले लेनी चाहिए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तब तो कोई पूछे। जब कॉरपोरेट के पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, निवेश के पैसे नहीं हैं, तो ये कौन सा कॉरपोरेट है जो निजीकरण का लाभ उठाने वाला है? जो अपनी कंपनी नहीं चला पा रहा, वो दूसरों की कंपनी कैसे चलाएगा, खरीदेगा? क्या यह पाठ्यक्रम का विषय नहीं होना चाहिए? 20 जुलाई 2020 का पीयूष गोयल का बयान है। कहते हैं सरकार का प्लान है कि मॉडर्नाइज किए गए ट्रेन स्टेशनों को प्राइवेट सेक्टरों को नीलाम कर दिया जाए। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 23 जुलाई 2020 को लिखा था कि कोल सेक्टर का निजीकरण करने से भारत के विकास की दिशा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो अभी तक क्यों नहीं किए? 24 अगस्त 2020 को एसबीआई के चीफ कहते हैं कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक का निजीकरण करने से बैंकिंग सेक्टर को कोई नुकसान नहीं होगा। 1 सितंबर 2020 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि केंद्र वन क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी पर भी विचार कर रहा है। अब जंगल भी। 3 सितंबर 2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपा है कि नीति आयोग ने केंद्र को बैंकों के विलय का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा है कि यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राथमिक तौर पर निजीकरण किया जाए। लगता है जैसे सेल लगी हो। चलो कंपनी खरीदो, वन क्षेत्र में भी प्राइवेट पार्टी। कमाल है, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं और कोई बता भी नहीं रहा है। बैंक का निजीकरण होगा। बैंक के वो अफसर भी चुप हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बड़े मुखर थे, खोए हुए थे। अभी टाइम लगेगा मुझे सॉरी बोलने में, पर उनकी कुछ कॉपियां हैं मुझे गाली देते हुए। कोई बात नहीं, बड़ी तस्वीर पर फोकस करते हैं। लेट्स बी क्लियर। इसी 2 सितंबर की खबर है दिशा सिंघवी और रेणु यादव की, लाइव मिंट की। आज अगर नौकरी चली जाए सैलरी क्लास की, तो जो 71% लोग उसमें से 6 महीने के बाद अपना घर नहीं चला सकेंगे। इनमें से कितने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले हैं जजमान? मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर आप बताइए, अगर किसी के सामने ऐसा अर्थ संकट हो तो क्या उस पर बात नहीं करनी चाहिए? इन जजमानों को सहारा नहीं देना चाहिए। इनके तनाव की कल्पना मात्र से त्वचा की ऊपरी परत पर सिहरन हो जाती है। 31 अगस्त 2020 के अपने संपादकीय में इंडियन एक्सप्रेस में एक बात कही गई है। जजमान ध्यान दें, आप अब जनता नहीं हैं, जजमान हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को चेतावनी दी है कि वे जोखिम लेने से न कतराएं। ऐसा करेंगे तो यह आत्म पराजय होगी, सेल्फ डिफीटिंग इन इंग्लिश। बैंकों का कहना है कि जोखिम से बचने का बहाना कारण नहीं है, कारण है कि कोई लोन ले ही नहीं रहा है। अखबार लिखता है कि दोनों ही सही है, तराजू हो तो ऐसा हो दोनों सही लगे। क्या बैलेंस है? बैंकों में जमा राशि 14 लाख करोड़ की हो गई है, बढ़ गई है, जबकि लोन 5.5 लाख करोड़ से कम बटे हैं। बैंक भी सरकार की प्रतिभूतियां खरीद रहे हैं। 7.5 लाख करोड़ की सरकारी सिक्योरिटी यानी प्रतिभूतियों की खरीद कर चुके हैं। उल्टा बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक में रख रहे हैं, जहां बहुत कम ब्याज है। मतलब कर्ज के मैदान में याचक भी नदारद, दाता भी नदारद।
नारायण नारायण। एक कारण और है, जो पहले से लोन दिया है उन्हीं के लौटने की उम्मीद नहीं तो बैंक नए लोन कैसे दे दें, किसे दे दें। सरकार कहती है दे दो, किसे? इस वक्त जो दौर गुजर रहा है सिर्फ बातों की दैनिक समझदारी की मांग करता है। महामारी को लेकर हमारी तैयारी और सतर्कता कैसी है? अर्थव्यवस्था को लेकर क्या हो रहा है? अगर आप फिर भी सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज में खोए रहना चाहते हैं, जहां कोई खबर है नहीं, साजिश हत्या से होते होते कवरेज अब ड्रग्स पर पहुंच चुका है, एक दिन इनका कवरेज आपके दरवाजे पर पहुंचेगा और कहेगा कि यही वो दर्शक हैं जो दिन रात सुशांत सिंह राजपूत का कवरेज देख रहे थे, देश को बर्बाद होने दे रहे थे। होगा, जो कह रहा हूं वही हुआ है और वही होगा। इसलिए चैनलों पर आप देखें कि अब गालियां दी जा रही हैं। पूछिए मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं समय हूं। अब तो सरकार कह रही है कि ईएमआई पर ब्याज वसूली रोक दी गई तो यह वित्त के बुनियादी सिद्धांतों कैनन के खिलाफ होगा। किन सिद्धांतों के तहत बड़े कॉरपोरेट का लोन एडजस्ट किया जाता है, जिसे माफी भी कहते हैं? फिर आइए जजमानों की कथा सुने। अगर आप अब भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूबे हैं तो बिल्कुल मत निकलिएगा। नेहरू ने जो तबाही की है वाकई माफी के लायक नहीं है। आइए आपको ट्विटर जगत पर ब्याज मुक्ति की चाह में तड़प रहे चकोरों की कथा तक ले चलता हूं। आइए तो मिलन रॉय ट्वीट करते हैं पीएमओ इंडिया को और आरबीआई को, महोदय कृपया सरकार से ऋण पुनर्भुगतान पर रोक लगाने का अनुरोध करें। इससे भारत में लाखों परिवार बचेंगे। निजी कर्मचारियों और छोटे छोटे व्यवसायियों को छटनी व्यापार घाटे के कारण ऋण ईएमआई चुकाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। #एक्सटेंड मोरेटोरियम। सुनील शुक्ला जी आरबीआई नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हैं कि महोदय सबको लोन मोरेटोरियम की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को है जिनका रोजगार चला गया है, जैसे कोचिंग बिजनेस था, होम लोन लिया था, बंद है, जॉब भी चली गई, ऐसे लोगों का सर्वे करें। बैंक कितने का लोन है बट इनकम बंद है, इन्हें इंटरेस्ट में भी राहत मिले, मोरेटोरियम भी मिले। प्रशांत पांडे जी भी ट्वीट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और आरबीआई, होम लोन, एचडीएफसी को, वित्त मंत्री को लिख रहे हैं कि सर आपसे निवेदन है कि कृपया करके मोरेटोरियम की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दीजिए, क्योंकि देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इस कारण से दिसंबर तक होम लोन को आगे बढ़ाया जाए हुजूर। शिवगुप्ता ट्वीट करते हैं आरबीआई गवर्नर को भी, महोदय जी बैंक का मोरेटोरियम दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का कष्ट करें। हमारे काम धंधे सब 6 माह से बंद हैं, परिवार के खर्चे चलाना भी कठिन है, अतः प्लीज मोरेटोरियम एक्सटेंड करो। सुधीर मिश्रा जी ये भी परेशान है, अब इस महीने से लोन की ईएमआई भी जमा करनी है, लेकिन काम पूरी तरह से ठप है। आपसे निवेदन है कि सब कुछ पहले जैसे चालू करें, जिससे हम जैसे लोग अपना जीवन यापन कर सकें, क्योंकि अब कोरोना से नहीं बल्कि आर्थिक तंगी से जान ज्यादा जा रही है। वैसे भी ऐसे लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं। अमित कुमार पांडे जी प्रधानमंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, रक्षा मंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दफ्तर को ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं वित्त मंत्री जी के ऑफिस से किसी भी ट्वीट का जवाब तक नहीं आता। बैंकिंग सेक्टर ने मोरेटोरियम का मजाक बनाकर रख दिया है।